हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, सोशियोलॉजी ऑप्शनल से जुड़े हुए आपके कुछ सवाल थे, मैं इस वीडियो में उनको आंसर करने की ट्राई करूंगा। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि अगर आपके सोशियोलॉजी से जुड़े कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आपने हमसे बहुत से सवाल पूछे, आपकी जैसे कुछ क्वेरीज मैं आपको दिखाता हूं आपने क्या क्या पूछा। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने हमसे पूछा कि कैसे शुरुआत की जाए, देन किसी ने पूछा कि आप डायनामिक टॉपिक्स के बारे में कुछ बताइए, देन किसी ने बोला कि ग्रेजुएशन में अगर कोई है तो कैसे पढ़े, इग्नू का मटेरियल यूजफुल है कि नहीं। बहुत से सवाल, हिंदी मीडियम में कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत से सवाल आए दोस्तों। एंड टेलीग्राम ग्रुप पर हमें जो सवाल आने शुरू हो गए, एंड टोटल 24 घंटों में हमें 150 प्लस क्वेरीज आ गई रिगार्डिंग कि ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, तो मैंने आपके इन सवालों को मैंने क्या किया, फिर मैंने इनको सवालों को ऑर्गेनाइज किया ब्रॉडर क्वेरीज में कि आपके कुछ ब्रॉडर सवाल बनते हैं, उन्हीं ब्रॉडर सवालों को मैं इसमें आंसर करने की ट्राई करूंगा। सबसे पहला सवाल कि ऑप्शनल डिसाइड ही कैसे किया जाए, दूसरा शुरू कब किया जाए एंड कैसे किया जाए, हाउ टू बिगिन, रिसोर्सेज कौन से फॉलो करने चाहिए, इग्नू, नितिन सांगवान बुक है, रिट्जर्व, जो हरलंबस में अभी डिबेट चलती रहती है, ब्लू या ऑरेंज, देन सोशियोलॉजी और उसका जीएस में क्या यूजेज है, एंड कैसे डिफरेंशिएट करें जीएस एंड सोशो के किसी आंसर में, रिटेंशन करें कैसे कंटेंट की, बहुत कंटेंट लगता है कई बार कि बहुत कंटेंट हो गया, एंड देन पेपर डायनामिक है, आंसर राइटिंग कैसे करें, कोचिंग ज्वाइन करें कि ना करें, सेल्फ इवैल्यूएट, अगर मुझे अपने आंसर्स खुद इसे इवैल्यूएट करने में कैसे करूं, एंड देन स्लीपी का कंटेंट आज रेलिवेंट है या नहीं है, हिंदी मीडियम वाले कैसे यूज करें इस कंटेंट को, एंड अगर स्लीपी अपना जो कोर्स के बारे में जो बताते रहते हैं उसको ज्वाइन करने के फायदे या नुकसान। ठीक है दोस्तों, मैं बहुत ही यहाँ पर आपके सवालों को जो जितना ज़्यादा हो सकता है जो डिटेल में एक एक करके आंसर करने की ट्राई करूंगा। सबसे पहला, जैसे दोस्तों आपका सबसे पहला सवाल था कि ऑप्शनल कैसे डिसाइड किया जाए। दोस्तों, ऑप्शनल डिसाइड करने के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है आपकी इंक्लिनेशन, कि आप कितना झुकाव महसूस करते हैं एक ऑप्शनल के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे अगर आप मान लीजिए कि आप सोशियोलॉजी में एंड पॉल साइंस में कंफ्यूज हैं, तो अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक काम कीजिए, आप मैथमेटिक्स ले लीजिए या फिर आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए। चांसेस आप वेरी वेरी हाई कि आप कहेंगे नहीं नहीं सर ये वाले मत बताइए, क्योंकि इंक्लाइंड ही नहीं है। तो पहले इंक्लिनेशन देखिए, इंक्लिनेशन देखने के बाद आपके फाइनली आप जीरो डाउन कर पाएंगे कुछ एक या दो या तीन जो ऑप्शनल्स के बीच में। देन उसके बाद सिलेबस पर डालिए नजर। ठीक है, सिलेबस आपको बहुत मदद करेगा कि जो डिटेल में हमें अंदर क्या जो सब्जेक्ट में जानना होगा। ग्रेजुएशन में आपने क्या सब्जेक्ट पढ़े, अगर कई बार ग्रेजुएशन में हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपना बताऊं, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ा, मुझे ये पक्का श्योर था मुझे इंजीनियरिंग तो कभी नहीं लेना। देन मैंने ग्रेजुअली बात की, लोगों से समझा, तो मुझे सोशियोलॉजी की तरफ एंड जैसे मैं इकोनॉमिक्स की तरफ भी थोड़ा सा रुझान था मेरा, तो अकॉर्डिंगली मेरे ऑप्शनल डिसाइड करने में मुझे थोड़ी आसानी हो गई। एंड देन पास्ट ईयर पेपर दोस्तों जनरली यूपीएससी लेवल के पेपर होते हैं, तो आसान पेपर कोई भी नहीं मिलेगा आपको कि अच्छा ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ऐसा कोई सवाल नहीं दिखेगा आपको। लेकिन स्टिल आप सवाल देखकर कुछ ना कुछ गेस कर सकते हैं, कुछ ना कुछ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आप कितना इस चीज को पढ़ना चाहेंगे या कितना इसके बारे में आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे। ठीक है, वेगली हेल्प कर सकता है, डिटेल में नहीं करेगा। देन जीएस के साथ ओवरलैप, ये काम की बात तो डेफिनेटली है कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका कहीं थोड़ा और बेनिफिट मिल जाए तो वाई नॉट। देन स्टैटिक है या डायनामिक, जैसे लिटरेचर के सब्जेक्ट है दोस्तों, लिटरेचर के सब्जेक्ट बहुत स्टैटिक है, वो बदलता ही नहीं उनका सिलेबस। लिटरेचर में बहुत ही जैसे जो डेवलपमेंट होकर यूपीएससी के सिलेबस का पार्ट बने, तो इसी कारण से लिटरेचर काफी स्टैटिक हो जाता है। एक बार आपने उस पर दिमाग लगा लिया तो बहुत टाइम तक आपको वो रिवॉर्ड कर सकता है। लेकिन अगेन इंक्लिनेशन है या नहीं, ठीक है, तो उसके बाद भी है। एंड देन उसके बाद मटेरियल की अवेलेबिलिटी, कई बार होता है मुझे बहुत ही पसंद है कोई ऑप्शनल, लेकिन उसके लिए मटेरियल ही नहीं है, तो मैं कैसे उस लेवल पे तैयारी करूं जहां मैं यूपीएससी का रैंक ले सकूं। ठीक है, एंड देन कोचिंग की अवेलेबिलिटी। दोस्तों कोचिंग देखो, जैसे हम कोचिंग को इतना बुरा बना देते हैं, कोचिंग बुरी नहीं होती, कोचिंग जब एक्सप्लॉयटेटिव हो जाए तो बुरी हो जाती है। ठीक है, तो कोचिंग में जैसे देखिए, आप मान लीजिए जब इंडियन टीम बिना कोच की थी तो लग रहा था कि इंडियन टीम कैसे मैच जीतेगी ना, तो कोचिंग इतनी बुरी चीज नहीं है। कोच होना, गुरु द्रोणाचार्य से ही शायद वो अर्जुन बन पाए। ठीक है, उसके बाद ही उन्होंने प्रैक्टिस लेवल अपना और इंक्रीज कर दिया, तो कोचिंग इतनी बुरी चीज नहीं है। तो अवेलेबिलिटी अगर किसी कोचिंग की है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज मुझे सही लग रही है एंड आप उसके बाद उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट, है ना, तो कोचिंग भी ले सकते हैं, उसकी किसी सब्जेक्ट की कोचिंग होनी भी चाहिए। देन आपके दोस्त, आपके जिनको आप विश्वास करते हैं, आपके ऐसे कोई पीयर ग्रुप का पार्ट, तो जिनके रिकमेंडेशन मैटर करती है, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, एंड कौन सी चीज मैटर नहीं करती, जो लोगों को लगता है मैटर करती है, लेकिन मैं आपको चाहता हूं बताना, प्लीज इन बातों को पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग के लिए ऊपर दिए हुए पॉइंट्स पर ध्यान दें। कौन सी चीज मैटर नहीं करती, टॉपर का ऑप्शनल क्या था, टॉपर ने अच्छा ये ऑप्शनल लिया हुआ था, मुझे भी ये ले लेना चाहिए। दोस्तों टॉपर की इंक्लिनेशन क्या थी, टॉपर ने कितनी रिसर्च करी, टॉपर ने उसके पहले क्या सब्जेक्ट पढ़े थे, बहुत चीजें मैटर करेंगी। टॉपर कभी डिसाइड नहीं करेंगे आपका कि आपका रैंक आना है कि नहीं आना, आपको खुद मेहनत करनी है ना। कोई चीज पसंद ही नहीं है लेकिन टॉपर्स ने ली हुई है, तो आप उसको लेकर अगर बैठ जाएं तो डजंट मेक सेंस। ठीक है, तो इसीलिए
यूपीएससी स्लॉटर कर रहा है। आजकल ना बहुत चलता है कि इस सब्जेक्ट को, इस पर्टिकुलर ऑप्शनल को इसको यूपीएससी चढ़ा रहा है, इसको स्लॉटर कर रहा है। ऐसा नहीं होता। हर एक सब्जेक्ट से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों ने इतना बोला हुआ कि इसको यूपीएससी स्लॉटर करता है, लेकिन हर साल रैंक निकलते हैं। आप टॉप 100 में देखिए, हर साल पब एड से लोग दिखेंगे आपको। कि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता तो लोग छोड़ देते ना पब एड को, नहीं पब एड लेते। फिर अगर स्लॉटरिंग का इतना ही होता तो इंक्लिनेशन तो विल ऑलवेज ऑलवेज जो ड्राइव योर रैंक एंड योर एनर्जी एंड योर एंथुजियाज्म, कितना आप चाहते हो मेहनत करना। देन बहुत से लोग जो चूज कर रहे हैं इसको या बहुत कम चूज कर रहे हैं, तो क्या होगा कारण? बहुत चूज कर रहे हैं तो इसका मतलब मेरा तो कहीं नंबर आएगा ही नहीं। दोस्तों भीड़ तो 10 लाख लोगों से पहले गुजरना है हमें, जीएस का प्रीलिम्स देना है, तो भीड़ टू मेनी पीपल विल बी गिविंग प्रीलिम्स ओनली। ठीक है, तो इसीलिए वो डर तो छोड़ दीजिए, अपने आंसर अच्छे कैसे बनाने उसकी बात आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपके आंसर भी बाकी जैसे हैं तो डेफिनेटली नंबर नहीं मिलेंगे ना। तो इसीलिए बाकियों से कैसे आंसर बेटर बनाए जाए उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ऑप्शनल में पर्टिकुलरली। एंड इसीलिए अगर सोशल डिसाइड करना है नहीं करना, तो जैसे मैंने एक वीडियो का लिंक लगा रहा हूं यहां पर, आपको ऊपर दिख जाएगा, तो उसको भी देख सकते हैं ब्रॉडली, जिसमें मैंने ब्रॉडली क्या बात की मैं आपको फटाफट से बताने की ट्राई करता हूं। जैसे कि पहले, जैसे मैंने वीडियो से ही इसको बोरो कर रहा हूं, जहां मैंने वीडियो में बात की थी कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर आप पेट्रियार्की के बारे में जानना चाहते हैं कि कुछ ये क्यों ऐसे समाज में चलती हैं चीजें कि बेटों के प्रेफरेंस है, डॉटर्स को नहीं है ना इतनी एज सच, तो अनइक्वल कामों के लिए इक्वल पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ना, ऐसे कुछ जो ब्रॉडर ट्राइबल के बारे में बात करना कि ट्राइब्स को हम सोसाइटी का पार्ट बनाएं कि ना बनाएं, मैंने सभी उस वीडियो में बात की थी। एंड देन क्या ओल्ड पीपल एक सोसाइटी पर बर्डन है या सोसाइटी का एसेट है, किस तरह से डिसाइड करें। ठीक है, एंड देन उसके बाद टेम्पल जाना ही हमारा सेकुलरिज्म होने का प्रतीक है। बहुत सी चीजें कि हमारे पॉलिटिक्स जो चल रही है अभी फॉर एग्जांपल देश में, तो क्या ये पॉलिटिक्स दुनिया भर में कैसे नजर आती है, कैसे इंपैक्ट करती है आपकी डिसीजन मेकिंग को, कैसे इंपैक्ट करती है, कि क्या अभी हम जैसे जिस तरह की हम पॉलिटिक्स प्रैक्टिस करते हैं या ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट पड़ता है हमारे समाज पर या नहीं पड़ता। छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें, आप समाज के बारे में, समाज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एक्सेट्रा, बहुत सी चीजें जानते जाओगे। छोटी छोटी आपके आसपास फैमिली, रिलीजन, ठीक है, और ये जो सब चीजें, जैसे आप अगर देखें कि डिस्प्लेसमेंट हो जाती है डैम बनाने से तो उसके क्या इंपैक्ट रहेंगे एक्सेट्रा, तो ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ते रहेंगे। और ऐसे कुछ लगा लो कि हम अप्रोक्सीमेटली 40-50 ब्रॉडर टॉपिक्स हम पढ़ते हैं जो हर अपने ऑप्शनल में। ओके, देन शुरू कब करें? कोई भी अगर आप ऑप्शन लेकर आते हैं तो उसको शुरू कब करें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो 4 से 6 महीने आपके ऑप्शनल ले जाएगा कंप्लीट करने में। एंड इसीलिए डिले मत कीजिए। अगर आपका मेंस जो आप टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप 2021 का मेंस लेट्स से टारगेट कर रहे हैं, तो 2021 के मेंस से 14 से 18 महीने पहले आपको शुरू करना होगा। अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए सितंबर अक्टूबर में कभी मेंस हो अगर, तो उससे 14 से 18 महीने, 1.5 साल पहले तक आपको शुरू कर देना चाहिए मेंस में, क्योंकि आपको उसके बाद आपको प्री से गुजरना बीच में, तो इसीलिए आप बीच में जो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 महीने प्री के लिए डेडिकेटेड होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए सूनर द बेटर, कि अगर आप उसके 1 साल बाद का अटेम्प्ट भी दे रहे हैं तो आपके पास टाइम मिल गया ना, आपको टाइम 14 से 18 के बाद तो डिले करना ही नहीं चाहिए, उसके पहले कर सकते हैं। ठीक है ना, ऑप्शनल चला जाएगा नहीं जाएगा तो जनरली ऑप्शनल नहीं जाना चाहिए। एंड यूपीएससी शायद 2 ऑप्शनल वापस ही ना शुरू कर दे, क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसी इकलौती चीज है जहां पे आपकी डेप्थ चेक होती है, जहां पे आपने कितना जो वेल प्रिपेयर्ड है किसी सब्जेक्ट को लेकर, इसलिए ऑप्शनल ही है वो चीजें। ठीक है, तो इसीलिए रिवाइज जो आपको अगर आप वक्त से पहले शुरू कर देते हैं लेट्स से, तो आपको रिवाइज करने का, आंसर्स लिखने का, इंप्रोवाइज करने का मौका मिलता है। अब शुरू कैसे करें? देखो, सबसे पहले सिंपल टेक्स्ट से ही काम शुरू करना चाहिए हमेशा। सिंपल, कोई आपको नोट्स पता है या कोई सिंपल वीडियोस, मैं आपको सोशियोलॉजी में मैं आपको मदद कर सकता हूं कि हमने यूट्यूब पर हमने बहुत सा कंटेंट डाला है सोशियोलॉजी का, उन वीडियोस से आप बिल्कुल सुपर सिंपल एक हम जैसे जो काम शुरू करते हैं आप वहां से देख भी सकते हैं। एनसीईआरटीज इसीलिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स का गुड स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन कई बार वहां पर लैंग्वेज ऐसे यूज हो जाती है, आपको लगता है ये आपको समझ नहीं आ रही बात, तो इसीलिए सुपर सिंपल जो जाके बेसिक्स पे ही हमेशा काम शुरू करें एंड काम आसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए स्लीपी की वीडियो को मैं आपको वो चाहता हूं कि उससे वोकैबुलरी बिल्ड हो जाएगी, उसके बाद कोई मर्जी चाहे कॉम्प्लेक्स कोई आप किताब उठाएंगे आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ओके। रिसोर्सेज कौन से फॉलो करने चाहिए? इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर आप जैसे सोशियोलॉजी लेते हैं तो डिबेट चलती है कि नितिन सांगवान पढ़े, कौन सी रिट्जर, ब्लू हरलम्बस, ऑरेंज हरलम्बस। तो देखो दोस्तों, इग्नू बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जो भी कोई आप किताब पढ़ेंगे वो मोर और लेस वो इग्नू से ही निकली होगी, क्योंकि इग्नू देश के टॉप जो थिंकर्स हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, जितने जो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, उनकी देख रेख में ही लिखी गई है, बनी है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको मदर ऑफ ऑल बोल रहा हूँ, सभी के सभी, बल्कि है डेफिनेटली। लेकिन क्या करना, आपको सिलेबस निकालिए, सिलेबस के हिसाब से आप कौन सी बुकलेट आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वहां पर अगर जैसे
थिंकर है लेट्स से मेलिनोस्की आज सच आपको नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि थिंकर हमें वो सिलेबस में नहीं लिखा हुआ। जब कोई अगर कहीं नजर आए मेलिनोस्की को, कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नजर आ रहा है कि अच्छा रिलीजन में मेलिनोस्की नजर आते हैं, तो मैं थोड़ा सा ये कॉम्पोनेंट रख लूं, लेकिन मेलिनोस्की मुझे एज सच जैसे रेडफील्ड जो है जानने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। कार्ल मार्क्स, जी सर मुझे जानना पड़ेगा, लेकिन कार्ल मार्क्स पर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से पढ़ूं? तो मैं सिलेबस पे जाऊंगा वापस कि कार्ल मार्क्स में मुझे ये 4 कॉन्सेप्ट जानने हैं, तो 4 कॉन्सेप्ट वाले मैंने बुकलेट निकाल के रख ली। ठीक है, तो आपको इसमें चाहे 24 चाहे 48 घंटे लग जाएं, लेकिन दोस्तों एक बार आपने ये काम कर लिया, बहुत से लोग कहते हैं इतनी सारी बुकलेट्स हैं कहां देखेंगे। दोस्तों अगर आपको बुकलेट्स को सिर्फ देखने से डर लग रहा है, उनको पढ़ने का टाइम देखिए कितना लगने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए हर एक सब्जेक्ट में करना ही पड़ेगा। देश के टॉप ऑफिसर बनना है तो ये करना ही पड़ेगा ना, आप ऐसे नहीं बोल सकते इतना टाइम लग रहा है इतना होने वाला नहीं दोस्तों, हम ऐसे कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे। तो इसीलिए सबसे पहली बात राइट टूल्स होना जरूरी है कि बिफोर वी स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए आधी आप जंग तभी जीत जाएंगे जब आपने इसको 2 चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3 दिन लग जाएं, आप सेग्रीगेट कीजिए। इग्नू अगेन आई रिपीट इज मदर ऑफ ऑल, सबसे जरूरी चीज है। कोई स्लीपी का वीडियो, कोई नितिन सांगवान, कोई हरलंबस, कोई इसके सामने टिकता भी नहीं है जब आप इग्नू की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब नितिन सांगवान बहुत ही अच्छी बुक है एंड पूरे का पूरा सब्जेक्ट को समेट दिया। सबसे बड़ी बात तो ये पूरा सब्जेक्ट समेट दिया किताब में, अदरवाइज कोई हमें किताब ऐसे मिलती नहीं थी अभी तक। तो इसीलिए, लेकिन आप एक काम यहां पर जो ऐसा नहीं करना हमने कि हमने रिप्लेस नहीं करनी हमारी जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं, रिट्जर है ना, ब्लू हरलंबस, हमने इनको रिप्लेस नहीं करना, ये इररिप्लेसेबल है। पेपर में आपको सवाल नजर आएंगे दोस्तों जो कि डिटेल्ड किताबों से ही निकाले जाते हैं और आंसर भी वहीं छुपा हुआ है। एंड देखो, जो अगर मैं आपको बात बताऊं कि अगर 250 नंबर का आपने पेपर अटेम्प्ट कर दिया, ऐसा अटेम्प्ट कर दिया जो बाकी सबने भी अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन उसके बियॉन्ड लेट्स से जो आपने जो और बाकी जो पेपर 250 मार्क्स का जो अटेम्प्ट करना है, जो आउट ऑफ 2 पेपर्स 500 में से, तो अगर आपने उसमें बाजी नहीं मारी, उसमें अगर आपने डेप्थ वाली बातें नहीं लिखी, तो रैंक नहीं आएगा। साल दर साल मेंस देते जाते हैं लेकिन रैंक नहीं आता। ऑलराइट, तो इसलिए हरलंबस की डिबेट भी सेटल करते हैं, ब्लू ऑरेंज। दोस्तों देखो, हरलंबस ही नहीं लिखी है, लेकिन अब वो एक बल्कि है और एक थोड़ी लेस बल्कि है। तो अब ऐसा है कि बस थोड़ा कॉन्टेक्स्ट एंड थोड़ा कंटेंट का फर्क है। एग्जांपल्स ज्यादा हैं ब्लू वाली हरलंबस में, टॉपिक्स भी ज्यादा हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। ठीक है, पूरी किताब तो दोनों ही नहीं पढ़नी हमने, ऑरेंज एंड ब्लू, लेकिन जो हमें टॉपिक, हमें सिलेबस के हिसाब से टॉपिक चाहिए वो ब्लू में ज्यादा है। इसीलिए अगर ब्लू मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रही तो इट्स ओके, ऑरेंज से भी पढ़ सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट यूपीएससी ने हमें कुछ रिकमेंड नहीं किया, ये तो हम खुद से ही सोचते हैं, है ना। एंड देन रिट्जर पढ़नी बहुत जरूरी है। थिंकर्स इसके बियॉन्ड तो हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, थिंकर्स सारे रिट्जर ने कंप्लीट किए हैं। एंड पेपर 2 में एक वीना दास है, पेपर 2 में अदरवाइज यू विल गो बैक टू इग्नू। ठीक है, तो वीना दास इसीलिए आपको मदद करेगी बहुत ज्यादा। पेपर 2 के बहुत से टॉपिक्स में सिलेबस देखते जाओ, अच्छा ये टॉपिक ये वीना दास में है, ये भी है। ऑलराइट, तो ऐसे करते हुए, कंपेयर करते हुए ये बुक्स आपने पढ़नी ही पढ़नी है। ओके, देन दोस्तों जीएस में सोशियोलॉजी का कोई यूज है कि नहीं है, ये सवाल था। एंड देन दोस्तों जैसे एक बात मैं चाहता हूं आपको बताना, जो जीएस में अगर आप लिख रहे हैं, आपको अगर अफसर बनना है, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, हमारे देश में जो बहुत तरह के, जब आप अफसर बनेंगे तो बहुत तरह के लोग आपके नीचे होंगे, जिनके बहुत से धर्म होंगे, जिनकी अलग अलग तरह की गरीबी होगी, कोई बहुत गरीब होगा, कोई बहुत अमीर भी होगा। तो अगर आप इंक्लूसिव तरह से नहीं सोचते, उसमें विमेन भी हैं, उसमें मेन भी हैं, ठीक है, तो अगर आप इंक्लूसिव तरह से नहीं सोचते और एम्पैथेटिक नहीं है तो अच्छे अफसर नहीं बना पाओगे आप, ठीक है, अपने आप को। तो इसीलिए जो सोशियोलॉजी क्या करती है, आपको थोड़ा एम्पैथेटिक बनाती है, थोड़ा इंक्लूसिव बनाती है, आपको समाज के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताती है, एंड कि कैसे कौन सी चीज कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, कौन कैसे सोचता है, एंड उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी है हमारी, या कौन सी चीजें हैं जिनमें बहुत टाइम लगता है बदलने में, ठीक है, कल्चर बदलने में, तो क्या हम टेक्नोलॉजी की मदद कितना ले सकते हैं कल्चर बदलने में। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पढ़ने के बाद ही ना आप थोड़ा जो इवॉल्व होकर अच्छे चीजें अफसर तभी बन पाओगे जब आपने रीड किया होगा। ओके, तो इसीलिए राइटिंग स्टाइल आपका एम्पैथेटिक और इंक्लूसिव हो जाता है सोशियोलॉजी पढ़ने से। अभी सबसे ही बड़ा एक जो वरदान मिलता है हमें सोशियोलॉजी पढ़ने का, आपके आंसर्स में अफसरों वाली थोड़ी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। ऐसे लगता है कि हाँ डेफिनेटली आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो, आप कोई ऑफिसर बनने नहीं जा रहे, आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो, जो कि बहुत जरूरी है। बहुत से लोग ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन आप मुझे जो लगता है आपको बनना चाहिए सिविल सर्वेंट, ठीक है। अब बहुत से लोग पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट आप पर निर्भर रहता है, उसके बाद जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता है तो पूरा का पूरा देश आप पर डिपेंड होना शुरू हो जाता है। 1, 2, 5, 10 ऐसे ही कुछ अफसर होते हैं जो पूरे देश को डिसाइड कर रहे होते हैं। अगर वो ढंग से नहीं सोच रहे, अगर वो इंक्लूसिव नहीं है, तो बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगी इतने ह्यूज ह्यूमंगस देश में, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। इसीलिए मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट आपको एक बैकग्राउंड दे सकता है अफसर बनने के लिए। ओके,
ऐसे में दोस्तों टॉपिक्स रहते हैं जो ऐसे जो सोशियोलॉजिकल डायरेक्टली उठा के पूछ लेते हैं एक तो, एंड इसीलिए आपको डेप्थ और एनालिसिस दोनों ही करने में मदद मिलती है अगर आप सोशियोलॉजी के से थोड़ा सा जो अपने आप को जो अवेयर करा चुके हैं। एंड देन GS1 में पूरा चैप्टर ही अपना सिलेबस ही है सोसाइटी। इसके बियॉन्ड भी चाहता हूँ बताना आपको मैं, PIC होता है जो पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं जो हम पेपर 2 में पढ़ेंगे सोशो में। एंड देन उसके बाद अगर हम देखें अर्बनाइजेशन आती है ज्योग्राफी में, वहाँ पे भी काम आता है। GS2 में तो चलो गवर्नेंस का काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, हम सोशो से आंसर कर देंगे, पॉवर्टी, हंगर, इनको नापने के तरीके, उसमें क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। एंड देन पेपर 3 में सवाल शुरू होते हैं इको, दोस्तों इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाता हूँ वैसे इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में जैसे इकोनॉमी हमसे UPSC इकोनॉमी नहीं पूछता, ठीक है। अब ये बात थोड़ा ध्यान से सुन लो अभी, अगर आप थोड़ा तैयारी शुरू करने वाले हो। GS3 में हमसे इकोनॉमी नहीं पूछी जाती, GS3 में हमसे डेवलपमेंट पूछी जाती है, ठीक है, कि कैसे देश को डेवलप किया जाए, ठीक है, इकोनॉमिकली। एंड देन उसके बाद डेवलपमेंट के जो जितने भी इश्यूज हैं, सोशियोलॉजिकल इश्यूज हैं, बहुत तरह के आपको सोसाइटी के सेगमेंट से गुजरना है। जेंडर पे क्या इंपैक्ट रहेगा, जेंडर बजटिंग सवाल ही पक्का किया हुआ, इंक्लूसिव ग्रोथ एटसेट्रा, है ना, ये सवाल पक्के किए हुए हैं। जो इको में मुश्किल सवाल भी होते हैं कई बार, लेकिन हमें इनके आंसर सोशियोलॉजिकली हम बना सकते हैं। जेंडर की एस्पेक्ट की बात होती है, एग्रीकल्चर, है ना, देश हमारा सारा का सारा एग्रेरियन सोसाइटी ही तो है, आप पेपर 2 में पढ़ोगे। सिक्योरिटी इश्यूज में जो नक्सली प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम है क्या, क्यों बचपन से ही लोग बंदूक उड़ा के घूम रहे हैं, क्या रीजन क्या है, कि किसी से पैसे ऐंठने हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम है, कुछ अपनी बात चाहते हैं आपको सुनाना, कि आपके जो उनकी बात सुनी नहीं जा रही, तो आपको बंदूक के थ्रू चाहते हैं सुनाना। तो अच्छे अफसर क्यों वहां जाकर बदलाव लेकर आते हैं, ठीक है। तो इसलिए सिक्योरिटी इश्यूज में ये सब बातें आप पढ़ोगे। एंड देन उसके बाद GS4 में प्राइमरली जो एथिक्स आप पढ़ोगे, तो उसमें टॉपिक्स हैं रोल ऑफ फैमिली, एजुकेशन, मीडिया एक्सेट्रा। तो लेकिन उसके बियॉन्ड अगेन मैं बताता हूँ आपके आंसर एथिक्स में थोड़े इमोशनल, एंड इमोशनल के बियॉन्ड मैं आपको बोल रहा हूँ एम्पैथेटिक होकर आपके आंसर बनते हैं, इंक्लूसिव आंसर्स बनते हैं, जो अगेन आई रिपीट, जिसमें आप सभी एस्पेक्ट को लेकर चलने की ट्राई करते हो कि क्या इसका जो इंपैक्ट रहेगा पर्टिकुलर चीज का किसी रिलीजियस ग्रुप पर, क्या इंपैक्ट रहेगा परिवार पर, क्या इंपैक्ट रहेगा बच्चों पर, बुजुर्गों पर, क्या इंपैक्ट रहेगा विमेन पर, ठीक है। तो ऐसी चीजों में केस स्टडीज आपकी मजबूत हो जाती हैं, एंड आपके आंसर्स में सिंपल सी बात है, डेप्थ आती है, डेप्थ के साथ साथ एनालिसिस आता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ऐसे डायरेक्टली आप पूरा का पूरा आंसर चेप दोगे नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा अगला सवाल वहीं पर हमें ले जाता है कि सोशो और GS के आंसर्स में डिफरेंशिएट कैसे करें। दोस्तों डिफरेंशिएट करने का एक तरीका क्या होता है कि जैसे आप देखो सोशियोलॉजी में तो हम बहुत सारे स्कॉलर्स की बात पढ़ेंगे, थिंकर्स बोलते हैं जिनको हम, तो उनकी थिंकर्स की बात पढ़ेंगे कि थिंकर ने इस टॉपिक पे क्या कहा, उसने क्या कहा। 40-50 के आसपास तो आपको थिंकर जो जानने पड़ते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े मिलाकर, बड़े तो चलो 10 के आसपास हैं, छोटे बहुत 30-40 तो लगा के चलिए, ठीक है। कोई इस चैप्टर में नजर आएगा, कोई अगले चैप्टर में नजर आएगा। तो उन सभी के थिंकर्स के जो आपको अगर कोट्स याद होने चाहिए, अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम में ग्लोबलाइजेशन पर किसी ने क्या बात की थी, आपको थिंकर्स 2-3-4 पता होने चाहिए, ठीक है। जो पता होंगे तो आपके आंसर्स जो सोशियोलॉजी में लगता है कि ऑलराइट ये पढ़कर आए हैं, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर जो आंसर पेपर चेक करते हैं खुश भी हो जाते हैं कि इस बच्चे ने मेहनत की है, अपने आंसर को रिलेट भी कर पा रहा है, अच्छा आंसर बना रहा है। तो लेकिन GS में हम ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए जो डिफर कहां करते हैं, GS में यहां पर हम पर्टिकुलरली कि हम जो सोशियोलॉजिकल जो थिंकर्स हैं, थिंकर्स कोट नहीं करते, ठीक है। जब हम सोसाइटी में पेपर लिख रहे हैं या GS2 में या एथिक्स की केस स्टडी लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, वहां पर हम प्राइमरली थिंकर्स कोट नहीं करते, आइडियाज की बात करते हैं, ठीक है। आइडियाज एंड करंट अफेयर्स में डालने की ट्राई करते हैं उस पर्टिकुलर चीज को, कि जो हमारे रेगुलर आसपास जो चीजें घट रही हैं जनरल स्टडीज में, जिसने लेट्स से अगर हमारे जो एग्जामिनर है वो GS का पेपर चेक कर रहा है, उसने कार्ल मार्क्स के बारे में इतना नहीं जानता वो, तो हम क्यों बताएं ना उसको कार्ल मार्क्स ने ये कहा था, तो कार्ल मार्क्स ने वो कहा था वो इसलिए बताना जरूरी नहीं होता। कार्ल मार्क्स का विचार क्या है उसको बिना कार्ल मार्क्स का नाम लिखे सिंपल शब्दों में बताने की ट्राई करनी होती है GS में। तो यहां पर ही बहुत ज्यादा डाइवर्स, इसलिए हम, लेकिन GS होता है बहुत पॉइंट ओरिएंटेड रहता है, जहां पे हमें बहुत सारे पॉइंट चाहिए होते हैं, इसलिए सोशो एंड GS यहां पे डिफर कर जाते हैं। सोशो में डेप्थ चाहिए एंड GS में थोड़ी सी विड्थ चाहिए, विड्थ आंसर में बहुत सारी वैरायटी चाहिए, ओके। अब ये मीट कहां करते हैं फिर ये सोशो एंड GS के आंसर्स। पहली बात है स्ट्रक्चर, सोशो आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाएगा अपने आंसर्स में, आप उसको GS में यूज करेंगे। अगर मैं अपने जैसे मैंने ये 14 सवाल आपके सामने लेकर आया, अगर मैं ये आर्बिट्ररी कुछ भी बात कर रहा हूं, कभी एक सवाल उठा लिया, कभी कुछ उठा लिया, आपको ना कुछ बात दिमाग में बैठेगी, ना सिस्टमैटिकली आप उसको फॉलो कर पाएंगे। इसलिए स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर बनाना ही सिखाएगा सोशो, एंड उसके बाद एग्जांपल्स डालिए, ठीक है। एग्जांपल्स आप सोशो में भी डालेंगे, एग्जांपल्स आप यहाँ जो अपने जो आसपास घटनाएं घट रही हैं, करंट
करंट अफेयर्स हो रहे हैं, डिबेट चल रही है, उसकी बात दोनों में करेंगे। इंक्लूसिव रखेंगे राइटिंग स्टाइल दोनों में ही, सभी जो वेरियस जो एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताया, फैमिली, मैरिज, है ना, कास्ट, जेंडर, जो रिलीजन, ये इन सब चीजों की बात हम कहां पर जीएस में भी करेंगे। लेकिन एज सच थिंकर्स का नाम बिना लिखे हम बताएंगे, हमें जनरली हमें आइडिया आ रहा है, जनरली आइडिया नहीं आ रहा, हमने पढ़ा लिखा है तो ये आइडिया आ रहा है, ठीक है, आइडिया आ रहा है वहां पर। जो जीएस में हम ब्रॉडर बात करेंगे बिना थिंकर्स को लिखे, सोशल में हम थिंकर्स के साथ लिखकर बात करेंगे, लेकिन इंक्लूसिव बात करेंगे, ठीक है, ये बात समझ गए आप? ओके। कंटेंट सर बहुत ज़्यादा है, कंटेंट याद नहीं होता मुझे सर। एक सिंपल सी बात है, यूपीएससी में हमेशा ही चैलेंज रहेगा कंटेंट के साथ, लेकिन कुछ तरीके हैं डेफिनेटली। यूपीएससी का कंटेंट ही, आप जीएस का सिलेबस देखिए, आप सोशो का सिलेबस, आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस देखिए, आपको लगेगा अच्छा ये सिलेबस ही इतना, मुझे तो ये सिलेबस ही याद नहीं हो रहा, तो कैसे याद हो रहेगा? आप कुछ टाइम बाद ही आप बोलेंगे अच्छा सिलेबस तो चलो कुछ भी नहीं है, तो उसमें डेप्थ चाहिए मुझे, डेप्थ भी आप थोड़े टाइम में जान लेंगे, आप कहेंगे डेप्थ भी मुझे आगे, मुझे और प्रैक्टिस करनी है, मुझे और मुश्किल सवाल चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ किसकी ही बात है ये, आपने कितनी बार उसको रिपीट किया, आपने कंटेंट को रिपीट किया, आपने रेगुलरली उस पर आंसर्स लिखे। जब आप किसी चीज पर आप जैसे जो ऊपर से टाइम बिता दोगे 1 घंटा, एंड कहां पर सिर्फ एक छोटे से टॉपिक के साथ आप पूरा दिन बिताओगे, तो अकॉर्डिंगली आपको चीजों में ग्रास्प और चीजों पर पकड़ बढ़ जाएगी, ठीक है, गेटिंग इट। इसीलिए आइडेंटिफाई जो क्या करना है आपने, जो एक बहुत ही जो आसान तरीका क्या रहता है कि आप जब इनको रिपीट और रेगुलरली जब इनको आंसर्स को लिखना शुरू करते हैं, तो आप थिंकर्स के साथ आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। अच्छा कार्ल मार्क्स, अच्छा ऐसे ही तो सोचते हैं वो, डर्कहाइम, यही तो विचार है उनके प्राइमरीली, जो मुझे पेपर में जैसे कुछ सवाल आएगा तो मैं डर्कहाइम को यहाँ यूज कर दूंगा, वेबर को वहां ऐसे यूज कर दूंगा, मर्टन की बात ऐसे कर दूंगा, ठीक है। तो आप ग्रेजुअली यू स्टार्ट गेटिंग कंफर्टेबल विद देयर आइडियाज, ऑलराइट। तो ये आपको बात समझ आ गई? तो देखो अब सिंपल सी बात है ना, जैसे मैं आपको एक बात पूछता हूं कि अगर लेट्स से कि अगर आपको मैं पूछूं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी की स्पीच है, मान लीजिए, तो आप क्या, तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री की स्पीच है, वो जनरली कोई ऐसे आलतू फालतू बात करने नहीं आएंगे, ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर कोई पॉलिसी मैटर बात कर रहे होंगे, कुछ बदलाव किया उस पर बात कर रहे होंगे, कोई सिचुएशन डेवलप हो रही है उस पर बात कर रहे होंगे। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट पता होता है कि क्या कॉन्टेक्स्ट की बात होने वाली है, किस तरह की, आपको एक आइडिया पहले से होना शुरू हो जाता है। आपको ये, जैसे आप ये नहीं कहेंगे ना कि अच्छा वो आके क्रिकेट की कमेंट्री शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया है अच्छा सचिन तेंदुलकर आए तो क्रिकेट की बात हो सकती है यहाँ पर। तो कॉन्टेक्स्ट, जैसे ही मैंने सचिन बोला आपको क्रिकेट याद आ गया, आपने क्या इसको याद किया हुआ क्या कि सचिन के साथ क्रिकेट हाथ रख के याद किया? नहीं किया ना आपने याद। तो विद टाइम याद हो जाते हैं हमें, क्योंकि हम उनको इतनी बार रिपीट कर चुके हैं, इतनी बार उनको ऑब्जर्व कर चुके हैं, गेटिंग इट। तो इसलिए पेशेंस चाहिए, टाइम लगता है, और लेकिन एग्जाम में आपकी जिंदगी काफी ज्यादा आसान हो जाती है। ओके दोस्तों, अब एक और सवाल, आपका सवाल है कि पेपर कितना डायनामिक है। तो दोस्तों पेपर डायनामिक है या नहीं है, ये आप पर निर्भर करेगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही करंट अफेयर से निकल कर आते हैं, लेकिन ये 15% से ज्यादा कभी भी नहीं होते। 85% पेपर स्टैटिक पेपर ही कहलाता है। लेकिन अगर आप स्टैटिक पेपर को स्टैटिक की तरह अटेम्प्ट करके आएंगे, नंबर भी स्टैटिक ही रुक जाएंगे, वही एक ही स्कोर बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट चलता रहेगा, लेकिन स्कोर नहीं बढ़ता। तो इसीलिए हम पर डिपेंड करता है कि हम कितना स्टैटिक जो हमारे कंपोनेंट्स को करंट इवेंट से रिलेट करके, ये दोस्तों ये मैटर करेगा जीएस में भी, ये मैटर करेगा हमारे ऑप्शनल्स में भी, ठीक है, गेटिंग इट। तो एग्जांपल जैसे रिलीजन के डिसफंक्शन, ठीक है, रिलीजन के फायदे तो हैं, फंक्शन तो हैं कुछ क्या, लेकिन कुछ डिसफंक्शन भी हैं कि रिलीजन कुछ काम खराब भी कर रहा है, जी सर बहुत सारे कर रहा है, ठीक है। तो अगर लेट्स से मैं इस पे एक एग्जांपल डाल दूं कि दुनिया भर में कोरोना जो फैला, वो फैला रिलीजियस कांग्रेगेशंस के साथ, जैसे ईरान का केस है, साउथ कोरिया का केस है ना, और इटली में पर्टिकुलरली जो कुछ ऐसे चैपल्स वगैरह थे, वहां पर जो सिर्फ और सिर्फ हुआ गया कि बहुत से रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा कि नहीं, इटली में जैसे वो चूमने का रिवाज है, जो जमीन पर एक पर्टिकुलर जो एक चबूतरा होता है उसको चूमने का रिवाज है, तो उससे बहुत जो ईरान में वो बहुत रैपिडली फैल गया उससे। तो रिलीजियस कांग्रेगेशन ने कोरोना के स्प्रेड को मैसिवाइज कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया। इंडिया में भी एग्जांपल्स देखने को मिले इसके, है ना। तो ये अब बात समझ रहे हैं। तो रिलीजन के डिसफंक्शन आप कितना इसको रिलेट कर पाते हैं अपने करंट अफेयर से, उतना आपके जो दिखेगा कि हाँ आप अप्लाई कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट सिर्फ पढ़ते नहीं है। अदरवाइज हम रिलीजन के डिसफंक्शन हम 5, 6, 7 पढ़ेंगे जो वेरियस थिंकर्स ने बताए हमें, लेकिन करंट अफेयर्स डालते ही आपका आंसर अलग होना शुरू हो गया। ओके, और एग्जांपल मर्टन की थ्योरी आती है कोई डिवियंस मतलब कि आप कितना भटकते हैं पाथ से अपने, ठीक है। तो डिवियंस की जो थ्योरी है, तो उसमें अगर आप डिवियंस में आप क्राइम की बात करें कि क्राइम भी तो एक तरह का डिवियंट बिहेवियर ही होता है, जिसमें जैसे अभी आपने बॉयज लॉकर रूम की बात सुनी होगी, ठीक है। तो बॉयज लॉकर रूम एक नए तरह का क्राइम निकल कर आता है, ठीक है। नए तरह का क्राइम है, टेक्नोलॉजी का यूज होके ऐसे बंद दीवारों के पीछे हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कैसे समाज इसको कैसे टैकल करेगा, जैसे यह समाज इसको कैसे डिबेट करेगा, तो ये एक अलग तरह की डिवियंस नजर आ रही है। आप इसको अपने एग्जांपल्स में यूज करें, अपने आंसर्स में डालें, डेफिनेटली आंसर बेटर होगा। एंड दोस्तों आई रिपीट, कोई टीचर ये नहीं सिखा सकता, सिर्फ टीचर आपको पुश कर सकता है कि
ऐसा करिए, लेकिन करना हमें खुद ही होगा, करना आपको पेपर में खुद ही है, ठीक है। इसलिए आप एग्जांपल्स इकट्ठे करते चलते हैं एंड देखते सोचते हैं फिर कि कहां उनको अप्लाई किया जाएगा। ऑलराइट, देन और एग्जांपल है जैसे इनइक्वालिटी की बात करो, अगर मैं जैसे इनइक्वालिटी का यहां पर अगर एग्जांपल है हमारे पास कि आप बोल सकते हैं कि सर सिमिलर क्लास का मतलब है कि अमीर गरीब वाली बात होती है, जो इकोनॉमिक क्लास होती है हमारी, मिडिल क्लास अपर क्लास, तो सेम क्लास में जो माइग्रेंट्स हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, वो ज्यादा वल्नरेबल हैं कंपेयर टू अगर उतना ही कोई गरीब अगर लोकल फिर भी गुजारा कर रहा है, लेकिन माइग्रेंट है उसकी बहुत बुरी हालत है, उसको चलते चलते 600 800 1000 किलोमीटर हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए सेम क्लास में भी माइग्रेंट्स की वल्नरेबिलिटी ज्यादा नजर आती है। देन ग्लोबलाइजेशन, आप पढ़ेंगे 5-6 थिंकर, लेकिन आप बताएंगे सर लेकिन अभी रिसेंट जो मौके चल रहे हैं उसके कारण ग्लोबलाइजेशन रिवर्स भी हो सकती है। अब तो गो लोकल की बात चल रही है ना, लोकल का भी अब और हो गया, गो लोकल, सब कुछ लोकल बनाओ, लोकली कंज्यूम करो। एंड देन एंडलेस पॉसिबिलिटी है आपके आसपास, अनंत इवेंट्स हो रहे हैं, आप कितना रिलेट कर पाते हैं उतना ही एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होता रहेगा। गेटिंग इट? ओके, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, आंसर राइटिंग कैसे करें। दोस्तों आंसर राइटिंग आप कर ही नहीं सकते जब तक कंटेंट नहीं है आपके पास। आपको मैं पूछूं कि मार्क्स की थ्योरी बता दीजिए मुझे क्लास स्ट्रगल की, अगर आपने पढ़ा ही नहीं हुआ कि कहां शुरू हुई थी, कैसे बात थी, क्या कंपोनेंट है उसके एंड क्या उसका क्रिटिसिज्म है, तो आप कैसे आंसर बनाएंगे, ठीक है। तो कंटेंट तो सबसे ही पहले चाहिए, जो क्या चीज जो हमें रीडिंग और हमें चीजों के बारे में जानना। ऑलराइट, तो इसीलिए जो कंटेंट से ऊपर कुछ भी नहीं है। एंड देन उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, ये कितने लोग पहचान पाते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है, ठीक है। कि क्वेश्चन हाउ टू डू आंसर राइटिंग में अब अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूं दोस्तों कि यूपीएससी में सवाल पूछे जाते हैं, सवालों के हमें आंसर लिखने चाहिए, मैं इररिलेवेंट बात करता रहूंगा तो ना आपको मजा आ रहा है, ठीक है, ना ही एग्जामिनर को मजा आएगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमें वो समझ आना जरूरी है। बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन समझ ही नहीं आता अगर हमने अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग या प्रैक्टिस नहीं की हुई, ठीक है। उसके बाद रिकॉल करना, अगर मुझे ठीक है मुझे समझ आ गया क्वेश्चन, लेकिन मुझे ना अभी मुझे कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल याद नहीं आ रही, ठीक है, और कौन सी किताब में लिखी थी उसने, अच्छा उसके क्या क्या कंपोनेंट थे, उसका क्या क्रिटिसिज्म था, अच्छा उस पर्टिकुलर बंदे ने क्या कहा था, तो वो रिकॉल करना एक और टेंशन, ठीक है। तो इसीलिए उसके बाद रिकॉल भी हो गया, ठीक है। करंट इवेंट को इसके साथ जुड़ता हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर आ गया सब कुछ है याद तो आंसर कितना मजेदार बन गया, कंटेंट भी याद आ गया, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ भी आ गया, रिकॉल भी हो रहा है और करंट इवेंट के साथ का मुझे जुड़ता हुआ एग्जांपल भी आ रहा है याद, तो कितना मजेदार एक चीज होगी दोस्तों। इसीलिए उसको स्ट्रक्चर में डाला कि अच्छा ये ऐसे फ्लो बनाया हमने 4-5 चीजों का, एंड देन उसके बाद फाइन ट्यूनिंग करी। फाइन ट्यूनिंग मतलब अच्छा क्लास स्ट्रगल था कार्ल मार्क्स का, मुझे याद आ गया, लेकिन मुझे इतनी बड़ी कहानी याद आ गई, वर्ड लिमिट एक्सीड हो गई, नंबर नहीं मिलते मुझे, ठीक है। वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी, सभी के सभी पार्ट्स कार्ल मार्क्स के आपसे पूछा गया कि क्लास स्ट्रगल के बारे में बताइए एंड ये बताइए कि जो इसका क्या क्या क्रिटिसिज्म है। मैंने जो कार्ल मार्क्स की क्लास स्ट्रगल पर मैंने लिख दिए 250 शब्द, अब पेज खत्म हो गए, अगला पार्ट था क्रिटिसिज्म मैं बता ही नहीं पाया, ठीक है। सभी पार्ट एड्रेस करने जरूरी, जो हैंड राइटिंग ऐसे नहीं कि वहां पे जो चींटियां जो मार्कर चिपकानी नहीं है, अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है तो लिखा हुआ भी वेस्ट हो गया दोस्तों हमारा। अच्छी हैंड राइटिंग और इंप्रूवाइज करना है कि क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल लगता है कि अरे बिल्कुल इसके आसपास की चीज पड़ी हुई है लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं पड़ा हुआ, कैसे ऑन द स्पॉट इंप्रूवाइज करूं, करना ही पड़ेगा आपको। एग्जाम जीएस में भी करवाएगा, ये सोशो में भी करवाएगा। ऑलराइट, कोचिंग ज्वाइन करूं कि ना करूं दोस्तों, ये इस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना कंफर्टेबल हैं अपने सब्जेक्ट के साथ। एंड जैसे बहुत से बच्चों ने सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है और उसके साथ या फिर पहले कहीं से पढ़ाई की होती है तो थोड़ा बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं, उस केस में अगर आप उसको छोड़ भी सकते हैं, सिर्फ आंसर राइटिंग कीजिए, टेस्ट रिज्वाइन कीजिए, ठीक है। एंड लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेश शुरू कर रहे हैं, फ्रेश शुरू करने के लिए आपको कंटेंट चाहिए होगा, तो कंटेंट के लिए आप कैसे प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, उसके तरीके ढूंढिए, हाउ यू कैन डू दैट, कि कंटेंट कहां से आएगा। कुछ पॉसिबल वेज क्या है कि आप सेल्फ असेस कीजिए खुद को कि आप सेल्फ स्टडी कर भी सकते हैं कि नहीं, ठीक है। आपको बुक्स पता है रिकमेंडेड, आपको नोट्स पता है, आपको वीडियोस पता है, तो लेकिन उसके बाद आप सेल्फ अपना ही असेसमेंट करना सबसे जरूरी होता है कि मैं खुद से पढ़ सकता हूं या नहीं पढ़ सकता। उसके बाद दोस्तों लेकिन लेट्स से आपको पता लगा कि नहीं मुझे खुद से ना बहुत टाइम लग रहा है, और इतना टाइम अगर लग गया तो मेरा अटेम्प्ट वेस्ट ना हो जाए, तो आपको देखना होता है मुझे कोचिंग चाहिए तो आपको देखना है अपने मॉनेटरी रिसोर्सेज, कि कई बार कोचिंग हमारी इतनी महंगी है तो हम मॉनेटरी रिसोर्सेज के कारण भी हम चीजों को हमें छोड़ना पड़ता है, बहुत बार हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसीलिए ये सब चीजें डिपेंड करेंगी, ये सब चीजें डिफाइन करेंगी आप कोचिंग लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। प्रोसेस बना के शुरू कीजिए कि कितने कंफर्टेबल लेवल है। अगर आपको कंफर्ट लेवल है दोस्तों, डेफिनेटली मैं अगेन रिपीटिंग यू, इग्नू से ऊपर कुछ भी नहीं है। इग्नू एंड अ फ्यू कपल ऑफ बुक्स, रिट्जर, हरलंबस एंड वीना दास एंड देन अ फ्यू आर्टिकल्स, आप अच्छा अटेम्प्ट दे सकते हैं दोस्तों, रैंक निकाल सकते हैं, ठीक है। स्लीपी में अनंत वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पर, उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप रैंक निकाल सकते हैं अपने आप से स्टडी करते हुए बिना कोचिंग ज्वाइन किए।
एंड अपने जो कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज में आपको एनालिसिस मिल जाता है और कुछ पेपर चेक हुए मिल जाते हैं, दैट्स इट। ठीक है, कई बार लेकिन दोस्तों हमें पता ही नहीं होता कि हमारा कंटेंट किस लेवल का है, तो कंटेंट को अपग्रेड करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि एक गेम कौन सी आप खेल रहे हैं, यूपीएससी नेशनल लेवल टॉप लेवल जॉब की। तो इसीलिए सभी चीजों को देखिए कि अच्छा कोचिंग के लिए मॉनिटरी रिसोर्स है या नहीं है, अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू टेक अ कॉल। ओके, कि मेरे शहर में तो अच्छा यही कोचिंग वाले सर अवेलेबल है, उन सर ने इतनी फीस है, लेकिन वो फीस देने के पैसे नहीं है, तो अगेन आपकी जो वो चॉइस रह जाएगी। तो बात समझ रहे हैं आप ये वाली? ओके, तो अब सेल्फ इवैल्यूएट कि लेट्स से मैंने डिसाइड किया कि मुझे आंसर अपने खुद ही इवैल्यूएट करने, थोड़ा मुश्किल काम होता है खुद को इवैल्यूएट करना, क्योंकि खुद से तो आप बेस्ट लिखना चाहोगे ना आप, तो इसलिए टफ आस्क है कि यू कैन नॉट रियली बी वेरी क्रिटिकल ऑन योर सेल्फ, कि आप जितना भी जैसे चाहें कि आपने वो आंसर जितना भी आपने बढ़िया लिखा हो उसको कैसे और बढ़िया बनाएंगे, मुश्किल हो जाएगी कहानी। तो इसीलिए एक स्मॉल ग्रुप बना सकते हैं पीयर रिव्यू के लिए ऐसे। लेकिन एक मैं यहाँ वॉर्न करना चाहता हूँ, चिट चैट वाला ग्रुप बन गया दोस्तों, साल पर साल बीत जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट जाते रहेंगे, चिट चैट नहीं खत्म होगी आपकी। तो इसीलिए ग्रुप बनाएं ऐसा जो बहुत मोटिवेटेड हो, अगर आप बातें करना शुरू करें तो वो आपको चुप कराएं, ऐसा कोई ग्रुप अगर मिल जाए अगर आपको, तो आप किस्मत के बहुत धनी, एंड अटेम्प्ट बहुत जल्दी आप अटेम्प्ट देकर रैंक भी निकाल लेंगे। पीयर रिव्यू कर सकते हैं आंसर, सेल्फ इवैल्यूएशन का सबसे बढ़िया तरीका है। एंड देन मॉडल आंसर्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे गिवन होते हैं मॉडल आंसर्स, आपको जो टेस्ट सीरीज के पेपर मिल जाते हैं, तो उनसे भी कंपेयर कर सकते हैं। एंड टॉपर्स की कॉपीज पढ़ी हैं दोस्तों बहुत सारी वेबसाइट्स पर, एंड हम भी अपनी वेबसाइट पर डालने के सोच रहे हैं अभी टॉपर्स की कॉपीज। ठीक है, तो डाउनलोड कीजिए, उनको देखिए आराम से एंड कंपेयर कीजिए कि वो कैसा लिख रहे थे, अच्छा इतना लिख के उनके इतने मार्क्स आ गए, तो आई कैन डू दैट एज वेल। अच्छा मुझे क्या इंप्रूव करना है, मेरा कंटेंट अच्छा है, स्ट्रक्चर बकवास है, स्ट्रक्चर अच्छा है, कंटेंट बकवास है, दोनों ही बढ़िया है, रैंक के मैं करीब आ चुका हूं। ठीक है दोस्तों, ओके। देन अब नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि हम अगर स्लीपी क्लासेस का कंटेंट अगर आप यूज करते हैं, क्या रेलिवेंट है? बच्चों ने पूछा हुआ था कि सर आपने इसको डाले हुए 2, 2.5, 3 साल हो गए, तो क्या मैं इसको भी यूज कर सकता हूं क्या? दोस्तों सिंपल सी बात है, हमने थ्योरीज कॉन्सेप्ट जो 1700 1800 पता नहीं कब कब लिख के जा चुके हैं वो 1850 में कार्ल मार्क्स लिख रहे हैं लेट्स से, उसके बाद डर्कहाइम आके 1890 में लिख रहे हैं, और ऐसे वेबर आके 1915 में लिख रहे हैं। तो हम दोस्तों ऑलरेडी हम 150-200 साल पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं, तो इससे जब तक ये थ्योरीज कॉन्सेप्ट आइडियाज हमारे सिलेबस का पार्ट है तब तक तो कोर्स रेलेवेंट है। ठीक है, जैसे ही ये अब बोले कि नहीं अब से हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, अब हम पूछेंगे जो हमारा मन करेगा, तब हम देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अभी जब तक ये कॉन्सेप्ट थ्योरीज आइडियाज इसका पार्ट है, तो ये रेलेवेंट रहने वाला है कोर्स। इसीलिए बहुत ही बढ़िया ना, हमने जो इसको जब पूरा किया 8 से 10 महीने लगे हमें पूरा का पूरा कोर्स डालने में, लेकिन ये था कि अभी बहुत टाइम तक रह सकता है, जब तक यूपीएससी सिलेबस ही ना बदल दे तब तक ये कंटेंट रेलेवेंट है। लेकिन दोस्तों अपडेट करना अपने आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो अब क्या करना है आपको, जो लेटेस्ट कोई डिबेट चल रही है, ट्रिपल तलाक पे डिबेट चल रही है, पढ़ना जरूरी था, मी टू पे डिबेट चल रही है, मी टू का पढ़ना जरूरी था। ठीक है दोस्तों, ऐसे जो लेटेस्ट डिबेट चल रही है उनके बारे में नहीं जानेंगे पेपर में, वैसे ही हमें सवाल थोड़े हमारे मिस होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए जो क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाने हैं एग्जाम में, उसके हिसाब से भी खुद को थोड़ा ओरिएंट करना होगा। इसीलिए पास्ट ईयर पेपर उठाकर भी उनको देखना एक अत्यंत इंपॉर्टेंट स्टेप है पूरे के पूरे जो प्रोसीजर का। ओके, करंट इवेंट्स, आइडियाज, कोई लेटेस्ट किताब, कोई लेटेस्ट आर्टिकल आया, उस पर नजर रखनी जरूरी है। ऑटोमेटिकली अखबार ही आपका तरीका है, अखबार ही बताएगा, ऐसे नहीं ना जाके आप बुक शॉप पे जाकर ढूंढते रहिए, ऐसा सोचो कि नई किताब आई, सोशोलॉजिकल कोई थिंकर ने कुछ नया लिखा, नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप, जो आपको अखबारों के थ्रू पता लगेगा। ठीक है, एंड देन इसीलिए जो सोशोलॉजिकल नेचर के आर्टिकल्स हैं, एक बार आप सिलेबस अगर खत्म कर चुके हैं, ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट गेटिंग एन आइडिया कि ये आर्टिकल सोशोलॉजिकल इन नेचर है। एंड उसके बाद जो अगर कोई आर्टिकल किसी सोशोलॉजिस्ट ने लिखा हुआ है, डेफिनेटली वो आर्टिकल हमें पढ़ना है, उसके नोट्स बनाकर अपने पास हमेशा ही रखने हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग करते हैं कटिंग काट के रख ली। दोस्तों कटिंग इज अ यूजलेस एक्टिविटी, आई मस्ट टेल यू। आप एग्जाम से पहले क्या कटिंग को पूरा रिवाइज करेंगे क्या? तो एग्जाम से पहले कटिंग रिवाइज नहीं होने वाली, एग्जाम के पहले रिवाइज होंगे आपके हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स। अगर आपने हैंड रिटन या कंप्यूटर में जैसे मर्जी बनाते हो आप, आपकी मर्जी है वो, तो शॉर्ट नोट जो आपने बनाए हैं वही रिवाइज होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वैसे भाई एक शब्द सुनते हैं आपको पूरी कहानी क्लिक हो जाती है। तो ऐसे इसलिए जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां पे नोट्स आपने इतनी बार उसको शॉर्ट कर दिया उनको कि जैसे कि 15, 20, 30 पेजों में आपका पूरा पेपर 1 रिवाइज हो जाए, इस लेवल पे आप उसको पहुंचा सकते हैं। इसीलिए कटिंग वगैरह को साइड करिए, क्योंकि कटिंग होता है थोड़ा हमारा आलस पर डिपेंड करता है कि हम आलसी हो जाते हैं, वहां पे कटिंग रख लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में कभी नहीं वैसे आता वैसे जनरली, लेकिन अगर आ गया तो कटिंग को वहां पर हटाइए, उसके जो जस्ट समरी लिख के वहां अपने पास रख लीजिए। ऑलराइट, ओके।
दोस्तों हिंदी मीडियम वाले बच्चे पूछते हैं कि कैसे यूज़ करें, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बोलूँ, हम आंसर इवैल्यूएट नहीं कर सकते। अगर आप अपना आंसर भेजेंगे, मैं आपको आंसर इवैल्यूएट हिंदी में, मुझे इतनी मेरा ज्ञान नहीं है, और जो मेरे ही ज्ञान की जो थोड़ी सी लिमिटेशन है कि मैं आपका आंसर चेक नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि हिंदी के मेरे पास वोकैबुलरी नहीं है। तो लेकिन उसके बियॉन्ड हमारे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो नॉट ओनली हिंदी, जिन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम हिंदी पेपर दिया, रैंक लिया है, ठीक है। तो इसीलिए आंसर इवैल्यूएशन के सिवा सभी कुछ अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि कंटेंट बहुत सारी जगहों से इकट्ठा करके एक तरह से मैं बोलूँगा आपको कि जो सिंप्लीफाइड, ल्यूसिड एंड एट द सेम टाइम वेरी पावरफुल जो आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स एंड जो थ्योरीज हैं इकट्ठी कर दी कंटेंट में, ताकि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा बार उनको रिटेन करने के ट्राई करें एंड अच्छा अपना रैंक निकालें। तो इसीलिए एक स्टूडेंट का वर्क थोड़ा ट्रांसलेशन का इंक्रीज हो जाता है हिंदी वाला, लेकिन आइडियाज़ है ना, जो वहाँ पे जो मोस्ट रिलेवेंट आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन टाइप्स हैं, ऑन द स्पॉट एक ही जगह पर बैठे हुए वहीं पर ही मिल जाते हैं। एंड अगर हम देखें तो मॉडल आंसर्स एंड स्ट्रक्चर्स, तो ये सभी की सभी चीज़ें, बहुत से बच्चे, मैं आपको अगेन चाहता हूँ बताना, जो हिंदी मीडियम के हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं, ठीक है, और इनफैक्ट मैं आपको चाहता हूँ बताना, कोर्सेज भी ज्वाइन करते हैं, लेकिन आंसर इवैल्यूएशन हम उनको कभी रिकमेंड नहीं करते कि हमारी आंसर इवैल्यूएशन लीजिए, क्योंकि आप हमें कुछ लिख कर देंगे, हम उसको इवैल्यूएट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए आप बाकी सब कुछ विदाउट आंसर इवैल्यूएशन वाला तक कोर्स या हमारे यूट्यूब के वीडियोस वहीं तक ही सीमित आपको रखना पड़ेगा अपने आप को। दैट्स इट, ठीक है दोस्तों। आखिरी एक जो क्वेश्चन की स्लीपी क्लासेस के कोर्सेज ज्वाइन करने के फायदे एंड नुकसान भी हैं कुछ, तो मैं आपको चाहता हूं बताना। वो देखो, प्रोज तो पहली बात है कि डेडलाइन बेस्ड है, जो भी मैं आपको आंसर लिखवाने के लिए बोलता हूं उसमें डेडलाइन होती है 7 दिन में। अगर आपने मुझे वो आंसर जो मैंने आपको कहे थे 1 या 2 अगर आपने नहीं लिख के दिए तो आपका विंडो बंद हो जाएगा, तो आपका वो क्वेश्चन गया। तो इसलिए इट कीप्स यू थोड़ा सा एक्टिव, आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, है ना। आपको लगता नहीं मेरा अखबार छूट गया था, आज मैं बाद में लिख दूंगा आंसर। दोस्तों अखबार एटसेट्रा हमारे इतना काम आएंगे ही नहीं अगर हमें लिखना ही नहीं आता, तो है ना, मेंस में नंबर कैसे आएंगे हमारे। तो इसलिए डेडलाइन बेस्ड है, ये बहुत एक मुझे तो लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने एक जो चीज़ इनोवेट करके यहाँ डाली कि डेडलाइन बेस्ड है, नहीं लिखा तो आपका गया, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो सबसे जो ऑब्सक्योर टॉपिक्स हैं, एंड टू एंड कवरेज के अपार्ट जो छोटे साइड वाले टॉपिक, अच्छा कोई ऐसे कोई लेटेस्ट कोई चीज़ चल रही है उसमें सिलेबस में क्या इंप्लीकेशन हो सकता है, वो टॉपिक्स कवर करने की ट्राई की है। ये फायदे की बात है, नॉमिनली प्राइस्ड है दोस्तों। एक कोचिंग इज नॉट अ बैड थिंग, एक्सप्लॉयटेटिव कोचिंग इज अ बैड थिंग, ठीक है। तो इसलिए एक्सप्लॉयट करने वाले थोड़ा सा उसको एलिमेंट को रिमूव करने के ट्राई करते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी में हाथ तंग है, लेकिन जितना कर सकते हैं और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉमिनली और प्राइस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएं, छोटी छोटी चीज़ें इंप्रूव करने की ट्राई कर रहे हैं ताकि एफिशिएंसी आए, लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़े। एंड देन उसके बाद हर जगह कहीं बैठ के भी, घरों में बैठ के लोगों ने दोस्तों रैंक निकाले हमारे देश के कोने कोने से। एंड इसीलिए आपको घर नहीं छोड़ना पड़ता। पीस ऑफ माइंड में जो अटेम्प्ट दिया जाता है दोस्तों, उससे बढ़िया कोई अटेम्प्ट नहीं है। एंड जो जाके जगह जगह पे आपको रहने की इतनी कीमतें चुकानी पड़ती हैं, इतने किराए एटसेट्रा, और घर भी कौन से जो मिलते हैं हमें, आलिशान बंगले थोड़ी ना मिलते हैं कोई, तो वहाँ जाके छोटे छोटे कमरे मिलते हैं। तो इसीलिए ये मुझे लगता है बहुत मेजर प्रोज हैं। बाकी तो पढ़ा तो सभी टीचर रहे हैं ना दोस्तों, मैं भी पढ़ा ही रहा हूँ, मैं कौन से कोई ऐसे इंजेक्शन लगा रहा हूँ कोई। तो इसीलिए ये मैं उसको पढ़ाना, कंटेंट ऐसा वैसा कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लोग कर रहे हैं वो, ठीक है, तो मैं भी वही कर रहा हूँ। तो इसीलिए, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है बहुत फायदे की चीज़ें रहती हैं। पीस ऑफ माइंड एटसेट्रा से ऊपर कुछ भी नहीं है, उसमें बैठ के अटेम्प्ट देंगे मजे से, 8 के बजाय 10 घंटे भी पढ़ सकते हैं। एंड 10 घंटे की एफिशिएंसी बेटर होगी, खाने की चिंता नहीं होगी, जबकि मैं खाना कहाँ से खाऊंगा, लंच कहाँ से आएगा, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड इसीलिए स्टूडेंट्स को कंटिन्यूसली हेल्प किया। मैं आपको दिखाऊंगा भी कुछ लोगों के नाम जिन्होंने घर बैठ के रैंक निकाला अपना। एंड देन दोस्तों कुछ नुकसान भी है, लेकिन सबसे पहला नुकसान तो यही है, डेडलाइन बेस्ड है, ठीक है। डेडलाइन बेस्ड है, अगर आपने आंसर नहीं लिखा, आपका टेस्ट गया, ठीक है, तो कई लोग इसको नुकसान या कौन भी मान सकते हैं कि इट्स अ बैड थिंग, कि मेरी मर्जी थी, मैं चाहता था इसको 10 हफ्ते बाद दिखना, आपने मुझे अलाउ ही नहीं किया। तो इसीलिए ये थोड़ा प्रोसेस ऐसे ही बनाया है, जो पर्टिकुलरली जैसे वही है ना, जो टीचर को सही लग रहा है, टीचर वही हमेशा करता है काम, तो ये मुझे सही लग रहा था, मैंने इसलिए इसको ऐसे ही डिज़ाइन किया कि आप इसको मिस नहीं कर सकते। लेकिन कई बार बच्चों के पास भी तर्क होता है कि मेरा इस कारण मिस हो गया, लेट्स से हेल्थ कई बार अलाउ नहीं करती आपको, तो हाँ वो है एक पर्टिकुलर कौन है कि अगर आपका वो क्वेश्चन मिस हो गया तो आपका क्वेश्चन मिस हो गया, ऑलराइट। एंड देन एक्सेसिबिलिटी है, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये जो सेकंड पॉइंट है कि जब चीज़ें एक्सेसिबल हो जाती हैं तो सडनली लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये नुकसान की बात कैसे, लेवल बढ़ना तो अच्छी बात है दोस्तों। अगर मैं एक बात सोचो, मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, जो मेरी वाइफ हैं वो डॉक्टर हैं, तो अब हम दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों को पॉलिटी नहीं आती। हमने कभी जिंदगी में पॉलिटी पढ़ी नहीं, जैसे 6ठी 7वीं 8वीं में कभी सिविक्स पढ़ी होगी, दैट्स इट। उसके बियॉन्ड कभी हमने पॉलिटी एज सच पढ़ी नहीं। तो लेकिन अभी हमें पॉलिटी बहुत बढ़िया से आती है। हमने 2-3 महीने स्पेंड किए, लक्ष्मीकांत पढ़ी, तो
लक्ष्मीकांत जी ने हमें कितना क्या लेवल रेज कर दिया हमारा। अगर उसके पहले मान लीजिए लक्ष्मीकांत नामक कोई किताब नहीं होती, अगर वो डॉक्टर और मैं इंजीनियर सिंपली हम एग्जाम देने जाते यूपीएससी का, यहाँ वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हुए एक्सेट्रा, तो हम बहुत ही घटिया अटेम्प्ट देते। एंड लेट्स से किसी के पास लॉ ऑप्शनल होता, लॉ वाला कितना बढ़िया अटेम्प्ट देता, ठीक है, तो उसकी कितनी एडवांटेज होती। लेकिन लक्ष्मीकांत जी ने किताब निकाली अपनी, पॉलिटी घर घर पहुंचा दी, बच्चे बच्चे को समझा दी। अब क्या सवाल अटेम्प्ट करते हैं हम पॉलिटी के, है ना, कोई उसमें कोई टेंशन ही नहीं है पॉलिटी की हमें, तो क्योंकि हमारा बार रेस कर दिया, क्योंकि बहुत एक्सेसिबल बना दी पॉलिटी सभी के लिए लक्ष्मीकांत जी ने। तो इसीलिए मैं चाहता हूं बताना कि इट्स मोर रियल देन यू कैन इमेजिन, कि जब चीजें बहुत एक्सेसिबल हो जाती हैं एंड थोड़ा क्वालिटी प्रोडक्ट्स बहुत एक्सेसिबल हो जाते हैं, लोगों का लेवल सडनली राइज करता है एंड तब कंपटीशन इंटेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैं इसलिए हमेशा ही पुश करता रहूंगा, मैं हमेशा ही बोलता रहूंगा कि थोड़ा ओवर प्रिपेयर करना जरूरी है, अदरवाइज लेवल बढ़ गया है लोगों का, उस लेवल पर मत इमेजिन कीजिए जैसे पहले हुआ करता था। सडनली यू विल रियलाइज कि पीपल आर राइटिंग वेरी गुड आंसर्स, ठीक है। तो इसीलिए तो और उसके बाद कोर्स की वैलिडिटी होती है, क्योंकि हम थर्ड पार्टी पे होस्ट करते हैं, हम इसको फॉरएवर वीडियोस को नहीं रख सकते, तो इसलिए कोर्स की वैलिडिटी होती है, जनरली मेंस तक ही रहती है, जो मेंस वाले कोर्सेज की। तो उसके बाद आपके पोर्टल से वीडियो चले जाते हैं, तो ये पहले बताना जरूरी है, इट्स अ कॉन, ठीक है। अभी हम इस पे काम करेंगे, हम फॉरएवर ही रखने दें आपको, जैसे यूट्यूब पे पड़े हुए फॉरएवर, तो वैसा जब तक नहीं होगा तब तक तो हमें वैलिडिटी रखनी होगी, ठीक है दोस्तों। ओके, 14 क्वेश्चन खत्म दोस्तों। अब ये कुछ हमारे टॉपर्स के नाम है बता दूं, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका ट्रस्ट बनता है कि ऑल राइट, कि मैं फालतू बकवास चीज पे टाइम वेस्ट नहीं करना। यूपीएससी एस्पिरेंट के पास टाइम ही तो नहीं है दोस्तों, तो टाइम नहीं है, तो इसी कारण से मैं चाहता हूं थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंस को रीइंफोर्स करना, कि जैसे सृष्टि वाज वन ऑफ आवर इनिशियल स्टूडेंट्स, शी गॉट रैंक 5, देन रंजीता के सामने बहुत हमने टाइम और जो क्वेश्चन पेपर एक्सेट्रा चेक करते हुए जो हमने स्पेंड किया, उनके हमने वीडियो जो भी जैसे वो डाला हुआ है कि पेपर चेक करते हुए का डाला हुआ वीडियो, कि कैसे हम उसको पेपर, जैसे हमने पेपर चेक किया था ऑनलाइन ही, और आपने YouTube पे डाल दिया था हमने, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन कि हाउ शी सिक्योर्ड अ टॉप रैंक इन हर फाइनल अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट में शी जॉइंड अस, एंड दैट इज व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, ठीक है। एंड देन जैसे उसके बाद साना छाबड़ा, दोनों ने हमारे जो आके हमारे जो ऑफिस में उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था ऑन एथिक्स, ठीक है। तो वन ऑफ आवर इनिशियल स्टूडेंट्स, इनका भी रैंक 1 था, फर्स्ट अटेम्प्ट में शी गॉट 84th रैंक। एंड देन दोस्तों विष्णु कुमार वाज वर्किंग प्रोफेशनल, इतनी मुश्किल जॉब में थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी में काम करते थे कि छुट्टी नहीं ले सकते, छुट्टी लेंगे तो जहाज नहीं चलेंगे दोस्तों। तो ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल जो छुट्टी ले ही नहीं सकते, कैसे उसके बावजूद रैंक निकाला, क्योंकि मोबाइल फोन अवेलेबल है, मोबाइल फोन में क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस मिस नहीं कर रहे, आंसर्स लिख के आंसर सबमिट कर रहे हैं। तो इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल में से एक। एंड देन उसके बाद प्रियंका सिंह, एंड देन जो धैर्य शाह की बात कर रहा हूँ, इन्होंने जो स्टेट पीसीएस में रैंक निकाला, एंड उसके बाद जो विजेता, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियोस को यूज करके रैंक निकाला। एकता सिंह वन ऑफ आवर इनिशियल स्टूडेंट्स, एंड देन साइशा, ये सभी लोगों के दोस्तों आप मार्क्स देखेंगे, मार्क्स बहुत एक्सेसिवली हाई हैं, ठीक है, सोशो में। तो एंड पर्टिकुलरली इसी जैसे इस तरह से हम थोड़ा कॉन्फिडेंस डिराइव कर सकते हैं कि कंटेंट को अगर हम ढंग से यूज करेंगे तो हम नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपको इसलिए कॉन्फिडेंस इंड्यूस करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं ये, कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, कि कई बार लगता है ना फ्री की चीज है, सस्ती चीज है तो बकवास ही होगी। नहीं दोस्तों, जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा कोई प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत चीजें महंगी बिक्री होती हैं, लेकिन अब अपनी मर्जी सबकी, जैसे मर्जी चाहे प्राइस करना, ठीक है दोस्तों। ओके, तो इसलिए अब मार्केटिंग मटेरियल ही है आगे, जो हमारे स्लीपी के कुछ सोशो के कोर्स का चाहे तो यहीं बंद कर सकते हैं, आपके सोशो के जवाब खत्म हो चुके हैं तो, ठीक है दोस्तों। वैसे ही वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो इसीलिए जो हम सोशो के कोर्स में मैं आपको कंटेंट के वीडियोस दूंगा, तो कुछ मैं यूट्यूब से बोरो करूंगा, यूट्यूब पे क्योंकि कंटेंट है दोस्तों, वैसे नहीं बोल सकते ना मैं वो बकवास कंटेंट है, नहीं दोस्तों, अच्छा कंटेंट है। मैं बहुत एक्सटेंसिवली, आप मान के चलें 40% 50% के आसपास हम यूट्यूब का वीडियो ही देखेंगे, एंड 50% आई विल गिव यू वेरियस अपडेशन, छोटे छोटे टॉपिक कवर करना, एंड उसके बाद कुछ जो लेटेस्ट कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ और जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि 2-3 तरह के मार्क्सिस्ट के बारे में जान लेते हैं हम, ठीक है, छोटे छोटे वीडियो उन पे बना के डाल दिए, ठीक है। तो ऐसी कंटेंट वीडियोस हैं, एंड उस पे जो लूप होल्स प्लग करने की ट्राई है, कि जो थोड़े बहुत लूप होल्स रह गए उनको मैं आपको वहां पे प्लग कर दूं। देन आंसर राइटिंग है, हम हर हफ्ते आंसर लिखेंगे, ठीक है। आप बिना जैसे आंसर इवैल्यूएशन के भी कोर्स को ले सकते हैं, जहां पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनके मॉडल आंसर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे, बस इवैल्यूएशन नहीं होगी, ठीक है। एंड देन हाफ लेंथ टेस्ट है एंड फुल लेंथ टेस्ट है, मॉडल आंसर्स भी हैं पीडीएफ और वीडियो सोल्यूशन में। टेलीग्राम ग्रुप भी होता है जिसमें जनरली हम बच्चों को मोटिवेट या फिर पुश करते हैं कि थोड़ा जो बात को बढ़ाओ, लेवल को बढ़ाओ, एंड
बच्चों का कोई डाउट वगैरह होता है तो वहाँ पे एड्रेस भी कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जैसे सोशो का ग्रुप जनरली इससे मैं थोड़ा सा करीब रहता हूँ, तो अगेन कंपेयर टू लेट्स से जीएस एटसेट्रा, क्योंकि वो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ही पार्ट होते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा उनसे ज़्यादा घुल मिल जाते हैं कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। ओके, तो हम इसलिए दो फोकस एरिया हमारे इसके पूरे के पूरे बैच के, कंटेंट एंड आंसर राइटिंग। तो मैं आपको पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, सिर्फ रिपीट ही कर रहा हूँ इसको। वीडियोस है जहाँ पे मैं आपको बिल्कुल शुरुआत में सोशियोलॉजी की वोकैबुलरी चाहता हूँ मजबूत करना, ताकि हम अगर मुश्किल टेक्स्ट भी पढ़े इसको हम समझ पाएं, ठीक है दोस्तों। कंटेंट वीडियोस हैं, अगेन आई रिपीट, आप मान के चलिए अप्रॉक्सीमेटली आधा कोर्स यूट्यूब से हम उठाएंगे, तो वो जरूरी है, क्योंकि अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं, बहुत से लोग सिर्फ उन वीडियोस को देख के एनरोल करने वाले हैं, ठीक है। उसको देख के अगर आप एनरोल करते हैं तो उसको वीडियो को यूज करना बहुत जरूरी है ना। तो उस वीडियो को यूज करेंगे हम, आधे के आसपास वीडियो हम यूज करेंगे। मैं आपको टोटल डिस्क्लोजर दे रहा हूं, आप बाद में ना बोलना कि अरे सर आपने बताया नहीं था। जो मैंने चीज अच्छे से बना के वहां रखी है, तो उसको रीयूज क्यों ना करें दोस्तों, उस पर हम बिल्ड करते रहेंगे ना, बिल्ड करना बेटर होता है हमेशा। तो इसीलिए हम उसको वहां से बोरो करेंगे, एंड देन आपको मैं कुछ अपडेशन दूंगा। अप्रॉक्सीमेटली 50-50 मान के चलिए, 40-60 भी मान सकते हैं कि आधा कंटेंट हम जैसे यूट्यूब से लेंगे, आधा ही अपडेशन से, ठीक है। कंटेंट में चाहता हूं मजबूत हो जाए, ऑटोमेटिकली हम सब कुछ प्लग इन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डालना, अच्छा आंसर बनाना, सब हो सकता है, कंटेंट अच्छा हो जाए तो। देन सिलेबस कंप्लीट करेंगे दोस्तों। पेपर 1 पेपर 2 जैसे देखें अगर आप, तो 10 हमारे पास चैप्टर रहते हैं पेपर 1 में। पेपर 2 रहता है वो ABC में है, A में 2 पार्ट है, B में हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, एंड C में 7 पार्ट्स हैं, ठीक है दोस्तों। तो पूरा का पूरा शेड्यूल है, जैसे एक लेक्चर शेड्यूल मैं यहाँ ब्रॉडर डाल रहा हूँ कि कैसे कैसे पहले वीक में हम कवर करेंगे। देन आपको कुछ आंसर राइटिंग है, पहले हफ्ते में आपको चाहता हूँ थोड़ा स्ट्रक्चर समझाना, तो यहाँ पे आंसर राइटिंग सबमिशन के बियॉन्ड है, सबमिशन नहीं होगा यहाँ पर। सेकंड वीक से आपका देखिए, अगर सेकंड वीक में हम सेकंड चैप्टर उठाएंगे, जहां पर आपको एक आंसर इवैल्यूएशन होगा एंड 2 आपको वैसे ही मिलेंगे विदाउट इवैल्यूएशन। एंड देन थर्ड वीक में जो सबसे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां पे हम ग्रिप बनाएं तो हम रैंक निकाल सकते हैं, तो उसकी बात करेंगे उसके। एंड देन यहाँ पे लेकिन हमारे जो थर्ड वीक ऑनवर्ड्स आपको 2 क्वेश्चन इवैल्यूएशन के मिलने शुरू हो जाएंगे, और एक जनरली मिलेगा आपको, खुद सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं हम। देन थिंकर्स बड़ा टॉपिक है, थिंकर्स में हम 2 हफ्ते लगाएंगे। 5वां चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन इसको थोड़ा तेज चलेगा, यहाँ पे बहुत कंटेंट वीडियो आते हैं, ठीक है। इस पे काम करेंगे, देन आधा सिलेबस खत्म, हाफ लेंथ टेस्ट करेंगे 10 सवालों का, 1 हफ्ता आपको मिलेगा इसको सबमिट करने का दोस्तों। एंड ऐसे ही पूरा का पूरा चलता रहेगा हमारा कोर्स, एंड पूरा शेड्यूल आप हमारी जो वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, sleepyclasses.com पे सोशियोलॉजी का कोर्स है टारगेट 2021 में, वहां जाके देख सकते हैं। देन उसके बाद कोर्स की वैलिडिटी है अगले मेंस तक, दैट मीन्स आपका मेंस है 2021 में, तब तक वैलिडिटी रहेगी। उसके बाद बुक्स हैं कुछ पढ़नी, अगेन मैंने आपको बताया हरलंबस नीली वाली मिल जाए तो नथिंग लाइक इट, नहीं मिल रही तो इट्स ओके, ऑरेंज भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मेरा रैंक ही नहीं आएगा ऑरेंज। बहुत लोगों ने ऑरेंज पढ़ के ही रैंक निकाल दिया, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है ना कि चमत्कारी जो ब्लू बुक को मैंने टच किया तभी रैंक आ गया मेरा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देन एंथनी गिडेंस, देन हम रिट्जर को तो हम जो अपने कोर्स में ही निकाल के हमने समरी बनाने की ट्राई की है काफी, तो रिट्जर इसीलिए काफी आसान हो जाती है, अदरवाइज आप उसको पढ़ना शुरू करते हैं आपको बहुत डरा देती है बुक, लेकिन प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस, रिट्जर इज अ वेरी इजी बुक, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा वोकैबुलरी पे ग्रिप बना लेते हैं आपको बहुत आसान लगनी शुरू हो जाती है, आप टेस्ट कर सकते हैं खुद को, ठीक है, कि बिना आपने कुछ वीडियो देखे, जैसे हमारा स्लीपी का कोई भी वीडियो देखे, रिट्जर पढ़ने की ट्राई कीजिए, उसके बाद वीडियोस देखकर पढ़ने की ट्राई कीजिए, आपको डिफरेंस फील हो जाएगा, ठीक है। एंड देन वीणा दास पेपर 2 में हेल्प करेगी। इग्नू के जो मटेरियल हमने हमारी वेबसाइट में डाउनलोड्स में अवेलेबल कर दिया है, एंड कुछ आर्टिकल्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं, जैसे क्रिस्टोफर जेफरे लॉ लिखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, तो आप उनको फॉलो कीजिए, ठीक है, उनके आर्टिकल्स पढ़िए। हमने अपने कोर्स में उनके जो आर्टिकल्स की समरी बना के लिखा है, यूपीएससी में सवाल पूछा गया, ठीक है, फायदा हो गया हमें। एंड देन उसके बाद जो कोर्स की प्राइस सबसे ही इंपॉर्टेंट, तो अगर आप विद इवैल्यूएशन लेंगे 13,999 का, विदाउट इवैल्यूएशन 9,999 का, ठीक है दोस्तों। लेकिन अभी कुछ अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स हैं, तो विद इवैल्यूएशन वाला 11,999 का चल रहा है, एंड विदाउट वाला 8,999 का। इस पे दोस्तों 18% जीएसटी एक्स्ट्रा लगेगा, देश के निर्माण में आपकी वो भूमिका, ठीक है। कंज्यूमर है आप, कंज्यूमर 18% जीएसटी देगा, ठीक है। एंड पेमेंट गेटवे चार्ज भी रहते हैं 200, 300, 400 रुपए, उसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड कॉम्बोज भी अवेलेबल हैं और पैसा बचाते हैं, क्योंकि अगेन मैं रिपीट करता हूं कि हम चाहते हैं कि अगर बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं तो थोड़ा उनको, अगर मैं लेट्स से सोशल में पुश कर रहा हूं तो वाई नॉट कि हम उनको जीएस एंड एसए में पुश करें, ठीक है, जहां पर एसए 250 मार्क्स, दो पर्टिकुलर लंबे आंसर लिखकर 250 मार्क्स में से हमारे नंबर आएंगे, तो इसीलिए जीएस एंड एसए का भी हमने जो मॉड्यूल बना दिए, एंड कॉम्बोज बनाकर आपके बहुत एक्सटेंसिवली पैसे बचाते हैं दोस्तों। जहां पर आप 2.5 लाख रुपए खर्चते हो, हम लेस देन 40,000 में, हम 33,000 का जो हमारा जो मॉड्यूल चल रहा है सबसे ज्यादा बड़ा वाला, तो उसमें सब कुछ ही अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आंसर इवैल्यूएशन अवेलेबल है, ऑप्शनल की आंसर इवैल्यूएशन, जीएस की आंसर इवैल्यूएशन, एसए की आंसर इवैल्यूएशन, ठीक है। एंड उसके बाद आपके प्री का क्रैश कोर्स, एंड देन उसके बाद हर एक लेक्चर के बाद कुछ टेस्ट, तो काफी कुछ देने की ट्राई कर रहे हैं ताकि अगर बच्चा को जुड़ गया तो उसको इतना पुश करें कि उसका पोटेंशियल तक वो मैक्सिमाइज तो करे, ठीक है। एंड देन
जो सोशो के कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज की अगर हम बात करें तो सोशो का हमारा कोर्स जो अभी 11,999 का अवेलेबल है विद इवैल्यूएशन, एंड दूसरा विदाउट वाला इज 8,999। एंड अगर कॉम्बोज में देखें, कॉम्बोज आर एक्सटेंसिवली अभी इस वक्त इसलिए काफ़ी एक्सटेंसिवली ये जो डिस्काउंटेड है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए कि ये जो 18% 17% के आसपास डिस्काउंटेड है, तो फ़ायदा उठा सकते हैं, तो है ना, वाई नॉट। तो यही सब चीज़ें, तो इसलिए कंटेंट वीडियो, आंसर राइटिंग एंड मॉडल आंसर्स टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेगा। 25 मई से ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, 1 जून से हम क्लासेस शुरू करेंगे प्रॉपर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं 25 मई को अगर आप ज्वाइन करेंगे। अगर आप अभी तक टिके ही नहीं हुए तो ऑलरेडी पहले ही बाय बाय हो गया था। अभी तक अगर रुके हुए हैं तो आप नीचे एक कमेंट बॉक्स में कुछ बताइए, ठीक है, मुझे कि यस सर आई वाज देयर। ठीक है, आई वाज देयर लिख दीजिए, दैट्स इट। जैसे हम किसी वीडियो में बच्चों से मैंने से लिखवाता हूँ जो एक रैशनल एटसेट्रा, तो यहाँ पर आप आई वाज देयर लिखिए। ठीक है, लेट्स जस्ट सी कि कितने लोग यहाँ तक पहुंचे। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, बहुत 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 शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कि आप मेहनत करने वाले अगर बच्चे कुछ हैं यहाँ पर, तो मेहनत करते हैं, क्योंकि हम अपने एंड पे बहुत मेहनत करते हैं। आप भी वहाँ मेहनत करेंगे तो ऑल राइट है कि थोड़ा सा ऐसे सिंक्रोनाइज होने का मजा भी आएगा। ठीक है, आई वाज देयर लिखिए, एंड में देखते हैं कि कितने लोग इसको देख रहे थे यहाँ तक। ऑल राइट दोस्तों, बाय बाय।